न्याय दर्शन तीसरा अध्याय पहला आनेक 51वां सूत्र पूर्व पक्ष। इंद्रियों के स्थान पृथक पृथक होने और अनेक स्थानों में अनेक द्रव्यों के देखने से और एक ही अवयवी को भिन्न भिन्न स्थानों में देखने से यह संदेह उत्पन्न होता है कि इंद्रिय एक है या अनेक। इसका तात्पर्य यह है कि इस देह में जो इंद्रिय हैं उसके स्थान अलग अलग हैं। संदेह यह होता है कि इन स्थानों में एक ही इंद्रिय अवयवी रूप से व्यापक है या भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न इंद्रिय काम करती हैं। एक इंद्रियवादी कहता है 52वां सूत्र पूर्व पक्ष, त्वग अर्थात खाल से रहित देह का कोई भाग नहीं। यह शरीर के किसी भाग या इंद्रिय में त्वचा का अभाव नहीं है और ना कोई इंद्रिय ऐसा है कि जिसका सहारा त्वचा ना हो। यदि खाल का चमड़ा मड़ा हुआ ना हो तो सारे इंद्रिय और शरीर विकल हो जाएं और कुछ भी काम ना कर सके। इसलिए त्वचा ही एक इंद्रिय है। इसका उत्तर देते हैं 53वां सूत्र उत्तर पक्ष। यदि एक त्वचा ही को इंद्रिय माना जाए तो सब विषयों का उससे ज्ञान होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि अंधे को रूप का ज्ञान और बहरे को शब्द का ज्ञान नहीं होता। इससे जाना जाता है कि और भी इंद्रिय हैं जिनके होने से उन विषयों का ज्ञान होता है और ना होने से नहीं होता। त्वचा से केवल स्पर्श की उपलब्धि होती है, गंध रस रूप और शब्द का ज्ञान उससे नहीं होता। इससे सिद्ध है कि इंद्रिय अनेक हैं। इस पर वादी फिर आक्षेप करता है 54वां सूत्र उत्तर पक्ष। जैसे त्वग इंद्रिय का एक विशेष भाग धूम की उपलब्धि करता है, ऐसे ही त्वचा का कोई भाग रूप की उपलब्धि कराता है, कोई रस की, कोई शब्द की। उस विशेष भाग के विकृत या नष्ट हो जाने पर अंधे को रूप और बहरे को शब्द की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए केवल त्वचा को इंद्रिय मानने में कोई हानि नहीं। अब इसका खंडन करते हैं 55वां सूत्र उत्तर पक्ष। वादी ने प्रथम तो ये कहा था कि शरीर का कोई भाग पृथक नहीं, अर्थात सब शरीर में व्यापक होने से त्वचा ही एक इंद्रिय है। अब कहता है कि उसके एक विशेष भाग से धूम आदि वत रूप आदि की उपलब्धि होती है। विशेष भागों से विशेष विषयों की उपलब्धि होना और उनके ना होने से ना होना, यह बात विषय ग्राहक इंद्रियों का अनेक होना सिद्ध करती है, जिससे पहला पक्ष खंडित हो जाता है। इंद्रियों के स्थान में व्यापक होने से जो त्वचा को एक इंद्रिय माना है, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि सब में फैली हुई होने से ही त्वचा सबका काम कर सकती है, तो फिर पृथ्वी आदि भूत भी जो सब जगह फैले हुए हैं और सब इंद्रियों का आधार भी हैं, उनको ही एक इंद्रिय क्यों न मान लिया जाए। ऐसा मानना प्रमाण और युक्ति के विरुद्ध है। इस पर एक हेतु और देते हैं 56वां सूत्र उत्तर पक्ष। यदि त्वचा ही एक इंद्रिय होती तो एक साथ बहुत से विषयों का ज्ञान होता, क्योंकि वे सब शरीर में व्यापक होने से सब विषयों का ज्ञान कराने में समर्थ होती, परंतु ऐसा नहीं है, इसलिए अनेक है। जो लोग त्वचा ही को एक इंद्रिय मानते हैं, उनके मतानुसार अंधा बहरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंधे और बहरे को भी त्वचा से रूप और शब्द का ज्ञान हो ही जाता, और जिसको रूप और शब्द का ज्ञान हो उसे अंधा और बहरा कहना नहीं मान सकता। जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि अंधों और बहरों को रूप और शब्द का ज्ञान नहीं होता, तब केवल
एक ही इंद्रिय मानना अयुक्त है। इस पर और भी युक्ति देती हैं। 57वां सूत्र उत्तर पक्ष। विप्रतिषेध होने से भी त्वचा एक इंद्रिय नहीं है। ऋषि, विप्रतिषेध किसे कहते हैं? उत्तर, जहां दो बराबर शक्तियां परस्पर विरोध करती हैं। ऋषि, यहां पर परस्पर विरोध क्या है? उत्तर, यहां विरोध यह है कि आंख से दूरस्थ पदार्थों की उपलब्धि होती है, परंतु त्वचा से दूर के पदार्थों का स्पर्श नहीं होता। यदि त्वचा एक ही इंद्रिय होती तो उससे दूर की वस्तु का स्पर्श और रूप दोनों का ग्रहण होता, या संयुक्त वस्तु के स्पर्श के समान उसको रूप का ज्ञान भी होता, परंतु रूप का ज्ञान सदा दूर से होता है और स्पर्श का ज्ञान संयोग से। इनमें परस्पर विरोध होने से सिद्ध है कि इन दोनों के ग्राहक इंद्रिय अलग अलग हैं। ऋषि, यदि ऐसा माना जाए कि त्वचा में दो गुण हैं, पहला संयुक्त वस्तु के स्पर्श का, दूसरा दूरस्थ वस्तु के रूप को ग्रहण करना, तो क्या हानि है? उत्तर, ये ठीक नहीं, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ के संयोग बिना किसी वस्तु का ज्ञान होना नहीं होता। तो क्या दूरस्थ पदार्थ के रूप को ग्रहण करते समय त्वचा शरीर को छोड़कर उसके पास चली जाती है? कदापि नहीं। नेत्र रश्मि के द्वारा ही दूरस्थ वस्तु के रूप का ग्रहण होता है। अतएव इंद्रिय अनेक हैं। ऋषि, प्रायः हम देखते हैं कि हवा बंद हो जाती है। उस समय हवा के होने में क्या प्रमाण है? उत्तर, हवा सदा रहती है। गर्मी से उसमें क्रिया होती है तो चलती मालूम होती है। वायु हवा के साथ नाक में प्रवेश से गंध और कान में प्रवेश से शब्द ज्ञान होता है। साकार वस्तु के रूप को हवा नेत्र इंद्रिय तक नहीं पहुंचा सकती। इस नेत्र से पदार्थ के संयोग की आवश्यकता है। अब इस पर एक हेतु और देते हैं। 58वां सूत्र उत्तर पक्ष। इंद्रियों के विषय 5 हैं, जिनके नाम ये हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। त्वचा से केवल स्पर्श का ज्ञान होता है, शब्द आदि अन्य 4 का नहीं। जिन कान, आंख, जिह्वा और नासिका से शब्द आदि अन्य 4 विषयों का ज्ञान होता है, उनका त्वचा से भिन्न होना अनुमान सिद्ध है। उक्त 5 विषयों का भिन्न भिन्न 5 इंद्रियों से ज्ञान होने और एक के विषय का दूसरी इंद्रिय से ज्ञान न होने से ये सिद्ध है कि 5 ही ज्ञान इंद्रिय हैं, न कि एक। वादी फिर आक्षेप करता है। 59वां सूत्र पूर्व पक्ष। इंद्रियों के 5 ही विषय नहीं किंतु अनेक हैं, जैसे शीत, उष्ण, कोमल और कठोर आदि भेदों से स्पर्श कई प्रकार का है, और लाल, पीला, काला और हरा इत्यादि भेदों से रूप भी कई प्रकार का है। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक भेदों से शब्द भी कई प्रकार का है। कड़वा, मीठा, खट्टा और तीखा आदि भेदों से रस के भी भेद कई हैं, और सुगंध तथा दुर्गंध आदि भेदों से गंध भी कई प्रकार का है। जब अर्थ अनेक हैं तो उनके ग्राहक इंद्रिय भी अनेक होनी चाहिए, ना कि 5। अब इसका उत्तर देते हैं। 60वां सूत्र उत्तर पक्ष। गंध आदि के भेदों को अलग अलग गिनकर विषयों का बहुत मानना और उससे इंद्रिय बहुत की कल्पना करना ठीक नहीं। गंध का जो गंधत्व धर्म है वह सब गंधों में सामान्य रूप से विद्यमान है। इसी प्रकार रूप आदि के विशेष धर्म अपने अपने सामान्य धर्म में आ जाते हैं, इसलिए वे सब भेद एक ही इंद्रिय से ग्रहण किए जाते हैं। जैसे लाल, पीला, काला आदि रूप के भेद एक ही आंख से ग्रहण किए जाते हैं। इनके लिए
भिन्न भिन्न इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही शीतोष्ण आदि स्पर्श त्वगिंद्रिय से ग्रहण होते हैं, अर्थात जिस त्वचा से शीत स्पर्श ग्रहण किया जाता है उसी से उष्ण स्पर्श भी। अतएव इंद्रिय 5 ही है। अब वादी फिर आक्षेप करता है। 61वां सूत्र पूर्व पक्ष। यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों को एक जाति मानकर 5 विषय मानते हो तो 5 विषयों की कल्पना क्यों की जाती है? एक ही विषय क्यों ना मान लिया जाए? क्योंकि विषय का जो विषयत्व धर्म है वह सब विषयों में समान है। यदि गंधत्व के सामान्य से सुगंध और दुर्गंध एक हैं, तो विषयत्व के सामान्य से गंध, रस, शब्द आदि भी एक ही है। जब विषय एक है तो फिर उसका ग्राहक इंद्रिय भी एक ही होना चाहिए। इसका उत्तर देते हैं 62वां सूत्र उत्तर पक्ष। बुद्धि ज्ञान को कहते हैं। वह चाक्षुष आदि भेदों से 5 प्रकार का है। पहला, जब ज्ञान 5 प्रकार का है तब उसके करण भी 5 ही होने चाहिए। दूसरा, इंद्रियों के अधिष्ठान स्थान भी 5 ही है। तीसरा, गति भेद भी जिनसे विषयों का ज्ञान होता है 5 ही है। चौथा, आकृति भी 5 इंद्रियों की भिन्न भिन्न है। 5वां, जात अर्थात कारण भी 5 ही है। अर्थात श्रोत्र का आकाश, त्वचा का वायु, चक्षु का अग्नि, जिह्वा का जल और घ्राण का पृथ्वी। जब कारण 5 हैं तब उनका कार्य एक कैसे हो सकता है? अतः 5 इंद्रिय हैं, ना कि एक। इंद्रियों का कारण पंचभूत हैं। अब ये दिखलाया जाता है 63वां सूत्र उत्तर पक्ष। पंचभूतों से गंध आदि गुणों की उपलब्धि प्रत्यक्ष देखने में आती है। जैसे वायु से स्पर्श, आकाश से शब्द, अग्नि से रूप, जल से रस और पृथ्वी से गंध की उपलब्धि होती है। और यही भूतों के 5 गुण, इंद्रियों के 5 विषय हैं। इससे सिद्ध है कि इंद्रियों की प्रकृति 5 भूत हैं। जिस इंद्रिय से जिस भूत के गुण का विशेष रीत पर ज्ञान होता है वह इंद्रिय उसी भूत का कार्य है। यह अनुमान सिद्ध है। इसलिए पंचभूत ही 5 इंद्रियों के कारण हैं। अब इनके गुण दिखलाते हैं 64वां सूत्र उत्तर पक्ष। गंध, रस, रूप और स्पर्श ये 4 गुण पृथ्वी के हैं। रस, रूप और स्पर्श ये 3 जल के गुण हैं। रूप और स्पर्श ये 2 अग्नि के गुण हैं। स्पर्श वायु का गुण है और शब्द केवल आकाश का गुण है। अब इस पर शंका करते हैं 65वां सूत्र पूर्व पक्ष। उक्त सूत्रों में जो गुणों का कारण भूतों को बतलाया है वह ठीक नहीं, क्योंकि जिस भूत की जिस इंद्रिय से जिन जिन गुणों का संबंध बतलाया है उनसे उन सबका ज्ञान नहीं होता। जैसे पृथ्वी का इंद्रिय घ्राण है, उससे रस, रूप और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता, केवल गंध का ज्ञान होता है। इससे रूप, रस और स्पर्श का पृथ्वी में होना सिद्ध नहीं होता। ऐसे ही जल के इंद्रिय रसना से रूप और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता, केवल रस का ज्ञान होता है। ऐसे ही तेज की इंद्रिय आंख से स्पर्श का ज्ञान नहीं होता, केवल रूप का ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि भूतों में केवल एक ही एक गुण है, ना कि अधिक। अब इसी की पुष्टि करते हैं 66वां सूत्र पूर्व पक्ष। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश क्रम से ये 5 भूत बतलाई गए हैं, ऐसे ही गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द क्रम से इनके 5 ही गुण हैं। अर्थात पृथ्वी का गुण गंध है, जल का रस
तेज का रूप वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द गुण है। और जिस भूत का गुण है उसी का ज्ञान उसके कार्यभूत इंद्रिय से होता है। जैसे घ्राण से गंध का, रचना से रस का, आंख से रूप का, त्वचा से स्पर्श का और कान से शब्द का ज्ञान होता है। यदि एक भूत में एक ही गुण है तो फिर 64वें सूत्र में पृथ्वी के 4, जल के 3 और अग्नि के 2 गुण क्यों माने गए हैं? इसका उत्तर देती है 67वां सूत्र उत्तर पक्ष। यद्यपि पृथ्वी में अपना एक ही गुण गंध है, तथापि उसमें जल, अग्नि और वायु के परमाणु मिले हुए हैं। इसलिए इनका संसर्ग होने से इनके गुण भी उसमें माने गए हैं। वस्तुतः कार्य रूप पृथ्वी में ही ये 4 गुण पाए जाते हैं, कारण रूप में नहीं। इस प्रकार कार्य रूप जल में ही 3 गुण माने गए हैं, कारण रूप में नहीं। कारण रूप द्रव्यों में संसर्ग ना होने से केवल अपना ही गुण रहता है। इनका संसर्ग अनियम है या नियम पूर्वक? इसका उत्तर देती है 69वां सूत्र पूर्व पक्ष। पृथ्वी आदि भूतों में एक ही गुण नहीं है, क्योंकि यदि एक ही एक गुण होता तो इनमें उसी का प्रत्यक्ष होता, ना कि अन्य गुण का। यथा पृथ्वी में गंध का और जल में रस का प्रत्यक्ष होना, अग्नि के गुण रूप या वायु के गुण स्पर्श का इनमें प्रत्यक्ष ना होना चाहिए था। क्योंकि जब कारण रूप पृथ्वी और जल में रूप नहीं है तो कार्य रूप में कहां से आ गया? कारण के विरुद्ध कार्य में कोई धर्म नहीं आ सकता। अतः पार्थिव पदार्थों में गंध के अतिरिक्त रस, रूप और स्पर्श का प्रत्यक्ष होने से आप्य पदार्थों में रस के अतिरिक्त रूप और स्पर्श का प्रत्यक्ष होने से और तेजस पदार्थों में रूप के अतिरिक्त स्पर्श का प्रत्यक्ष होने से एक भूतों में अनेक गुणों का होना सिद्ध है। और ये जो हेतु दिया गया है कि अन्य भूतों के संसर्ग से उनके गुणों का प्रत्यक्ष होता है, ठीक नहीं। क्योंकि यदि वायु के संसर्ग से आग्नेय पदार्थों में स्पर्श की उपलब्धि होती है तो अग्नि के संसर्ग से वायव्य पदार्थों में रूप की उपलब्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि संसर्ग दोनों का समान है। इसके अतिरिक्त रस, पार्थिव और आप्य दोनों प्रकार के पदार्थों में पाया जाता है, परंतु पार्थिव द्रव्यों में 6 प्रकार का रस होता है, आप्य में केवल एक ही प्रकार का मधुर रस होता है। इसी प्रकार पार्थिव द्रव्यों में हरा, लाल, पीला, काला आदि अनेक प्रकार का रूप होता है। जल में केवल एक ही प्रकार का रूप देखा जाता है। इसलिए ये कथन कि भूतों के परस्पर संसर्ग से एक दूसरे के गुण उनमें पाए जाते हैं, ठीक नहीं। अब इसका उत्तर देते हैं 70वां सूत्र उत्तर पक्ष। पृथ्वी के 4 गुण बतलाए गए हैं, गंध, रस, रूप और स्पर्श। इनमें पहला गंध उत्कृष्ट होने से प्रधान है, इधर रस, रूप और स्पर्श गौण होने से अप्रधान। और ऐसे ही रस, रूप और स्पर्श ये 3 गुण जल के हैं, जिनमें पहला रस प्रधान और दूसरे 2 अप्रधान हैं। एवं तेज के रूप और स्पर्श, इनके गुणों में पहला रूप प्रधान है, दूसरा स्पर्श अप्रधान। बस इनमें जो जिसका प्रधान गुण है वही उसके इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, अन्य नहीं। यही कारण है कि एक इंद्रिय से अनेक गुणों का ग्रहण नहीं। पुनः इसी की पुष्टि करते हैं 71वां सूत्र उत्तर पक्ष। जिस भूत का जिस इंद्रिय के साथ अधिक संबंध है उसी भूत के गुणों का उस इंद्रिय से ज्ञान होता है और वह इंद्रिय उसी भूत का कार्य समझा जाता है। जैसे तेज से
चक्षु की शक्ति बढ़ती है, इसलिए वह तेज का ही कार्य समझा जाता है। बस अधिक संबंध होने के कारण ही इंद्रिय अपने कारण विषय को ग्रहण करती हैं, दूसरों के विषयों को नहीं। अपने अपने गुणों को इंद्रिय उनकी सहायता से ही ग्रहण कर सकते हैं। 72वां सूत्र उत्तर पक्ष। घ्राण आदि इंद्रिय जबकि पृथ्वी आदि भूतों का कार्य है, तो उनमें भी गंध आदि गुण विद्यमान है। फिर बिना किसी बाह्य वस्तु की विद्यमानता के उनमें गंध आदि की उपलब्धि क्यों नहीं होती? इसका उत्तर यह है कि अपने गुणों के सहित ही घ्राण आदि में इंद्रियत्व है। यदि गुणों को अलग कर दिया जाए तो फिर उनमें इंद्रियत्व धर्म ही ना रहे, क्योंकि घ्राण अपने गुण गंध की सहायता से ही बाहर के गंध को ग्रहण करता है। यदि उसे अपनी सहचारी गंध की सहायता ना हो तो वह कभी उसका ग्रहण ना कर सके। क्या कारण है कि इंद्रिय अपने आंतरिक गुणों को ग्रहण नहीं करते, किंतु बाह्य गुणों को ग्रहण करते हैं? इसका उत्तर 73वां सूत्र उत्तर पक्ष। सहायक के ना होने से इंद्रिय अपने स्वरूप को अथवा आंतरिक गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि कोई वस्तु बिना बाहर की सहायता के अपने को ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे आंख अपने बाहर के पदार्थों को देख सकती है, भीतर के नहीं। हाथ बाहर के पदार्थों को पकड़ सकता है, भीतर के नहीं। अतएव केवल उसी से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। इस पर वादी शंका करता है। 74वां सूत्र पूर्व पक्ष। ये बात ठीक नहीं कि इंद्रिय अपने गुण को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि कान अपने गुण शब्द को ग्रहण करते हैं। अर्थात जब कान बंद कर लिए जाते हैं तो वे भीतर के शब्द को सुनते हैं। अब इसका उत्तर देते हैं। 75वां सूत्र उत्तर पक्ष। रूप आदि गुणों के ग्रहण में सहायक पदार्थ बाहर रहते हैं और शब्द का सहायक आकाश भीतर बाहर सब जगह मौजूद है। इसलिए शब्द के समान रूप आदि गुणों को बिना बाह्य सहायता के इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकते।